अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाज़रीन, अगर आप लोग भी हमारे डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग हमारे जो डेली अपडेट्स हैं उससे नोटिफाई रहें। तो नाज़रीन, आज जो हमारी सेशन करने का मकसद है, हम जो है आज हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट को डिस्कस करेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं वो मिस्टर रफीक मेमन उनका नाम है। और उनके हवाले से अगर मैं बताती चलूं तो ही इज एसोसिएटेड विद पीएसएक्स सिंस 2001 और जो है उसके बाद जो है वो उन्होंने अटेन द टॉप मोस्ट पोजीशन टू परफॉर्म एज डायरेक्टर सीईओ ऑफ पीएसएक्स सिंस 2020। और उनके जो मिस्टर रफीक मेमन को जो है वो आइए हम इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मेरा करेक्ट नेम इज मोहम्मद रफीक उमर, नॉट रफीक मेमन। ओके सॉरी। Let me introduce myself. जी जी if you बिल्कुल। allow me. Actually, I joined the Pakistan Stock Exchange in 2001 and retired at the end of 2020. So almost 2 decades मैंने 20 साल वहाँ पे काम किया है और मुख्तलिफ कैपेसिटीज में। इनिशियली एज ए head of law division and then after 2-3 years I was given the charge of secretary to the board। और सेक्रेटरी टू द बोर्ड के साथ साथ मुख्तलिफ कमिटीज होती हैं हर कंपनी में और स्टॉक एक्सचेंज में पर्टिकुलरली, तो उन कमिटीज का भी सेक्रेटरी में ही कंटिन्यू रहा टिल द एंड ऑफ माय टेन्योर। सो उसमें एट द टाइम ऑफ माय जॉइनिंग इट वाज कराची स्टॉक एक्सचेंज। ये म्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज थी और इसकी ओनरशिप 200 मेंबर्स के पास थी। वही ब्रोकर्स भी थी और वही ओनर्स भी थे। वर्ल्ड वाइड डीम्यूचुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा था, तो स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ने और एसईसी ने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की कि आप भी अपने एक्सचेंज को डीम्यूचुअलाइज करें। डीम्यूचुअलाइजेशन का पर्पज ये होता है कि आप ओनरशिप और ट्रेडिंग राइट्स को सेग्रीगेट करते हैं बेसिकली। और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि जिसका कॉन्सेप्ट शुरू किया हमने। शुरू में काफी हमें रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा और अल्टीमेटली हमने लोगों को कन्विंस किया और एक डीम्यूचुअलाइजेशन का लॉ गवर्नमेंट ने पास किया और इसके बाद डीम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ। हमारे जितने सीनियर मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जो आज भी हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की। बहुत हेक्टिक मीटिंग्स हुई हमारी और अल्टीमेटली ये डीम्यूचुअलाइज हो गई। कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी थी इनिशियली, it was converted into the company limited by shares। और हमने एक वैल्यूएशन करवा के इसकी जो नेट वर्थ बनती थी उसके मुताबिक शेयर्स पेड अप कैपिटल क्रिएट किया और उस वक्त जो हमारे 200 मेंबर्स थे उनको इक्वली ये शेयर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन एलोकेट किए। और साथ ही साथ यही 200 मेंबर्स थे वो हमारे ब्रोकर्स भी रहे and they were called as trading right entitlement certificate holder, TREC holders आज के दौर में जैसे हम पहचानते हैं। So that was the process of demutualization। अब उस वक्त पाकिस्तान में वो 3 स्टॉक एक्सचेंजेस थी। PSX या कराची स्टॉक एक्सचेंज was the oldest and the pioneer और बाकी 2 एक्सचेंजेस थी वो इस्लामाबाद में थी और लाहौर में थी। हम उन तीनों एक्सचेंजेस ने एक ही वक्त में डीम्यूचुअलाइज किया अपने आप को और अपने अपने मेंबर्स को शेयर्स इश्यू किए। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस वाज टू इनवाइट द शेयर होल्डर्स फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक ख्वाहिश थी कि इसमें फॉरेन शेयर होल्डिंग आनी चाहिए, तो ये प्रोसेस हमने शुरू किया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए मुख्तलिफ कंट्रीज से, जिसमें यूके है, टर्की है और चाइना है। वहां से हमें इंटरेस्ट शो किया गया, हमने सबको एवेल्यूएट किया और अल्टीमेटली चाइनीज कंसोर्शियम जो 5 मेंबर्स है, एक पाकिस्तानी HBL है उसमें और 4 स्टॉक एक्सचेंजेस और फ्यूचर एक्सचेंजेस हैं चाइना की। इन्होंने 40% शेयर्स एक्वायर किए एट द रेट ऑफ ₹28 एट दैट टाइम। तो उसके बाद उनके कुछ कंडीशंस थे, उनको हमने मैनेजमेंट के पावर्स दिए टू सम एक्सटेंट और उन्होंने 40% शेयर्स एक्वायर कर लिए। रिमेनिंग 60% रिमेन with the shareholders locally
इसमें इंस्टीट्यूशंस भी थी और ब्रोकर्स भी थे प्राइमरीली, और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। चूंकि चाइनीज ने शेयर होल्डिंग एक्वायर की तो उनकी रिप्रेजेंटेशन फिर बोर्ड पर भी आई, तो इस तरह से ये काम हुआ। लेकिन इन बिटवीन एक चीज मैंने स्किप की है कि जब तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर अवेलेबल फॉर सेल, तो वहाँ कंपटीशन थी और फॉरेनर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि कौन सी एक्सचेंज की तरफ हो जाए। तो अल्टीमेटली एसईसी ने इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो उन्होंने तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस के बोर्ड को, मैनेजमेंट को एग्री करवाया और अल्टीमेटली एक कंसोलिडेशन हुई, इंटीग्रेट हुई तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस, और लाहौर इस्लामाबाद का जो ट्रेडिंग का लाइसेंस था एज ए स्टॉक एक्सचेंज वो उन्होंने सरेंडर किया, और उनके जितने मेंबर्स थे या ब्रोकर्स थे उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट PSX के ट्रेडिंग राइट्स दिए। तो इस तरह से एक सिंगल स्टॉक एक्सचेंज मुल्क में आ गई और अल्टीमेटली ये काम वहां से शुरू हुआ। राइट। अच्छा सर, जैसे कि आपने डीम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसेस बताया, तो इस पे क्या प्रॉब्लम फेस हुई? क्योंकि इस तरह डीम्यूचुअलाइज उसको जो है वो तीनों स्टॉक एक्सचेंज को म्यूचुअलाइज कर देना इतना इजी कोई प्रोसेस तो नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम फेस हुई, किन मराहिल से गुजरे आप, ये थोड़ा डिस्कस करिए। जैसे इसमें इनिशियली तो रेजिस्टेंस कराची स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी आई, क्योंकि हम उस वक्त इंटीग्रेशन का नहीं सोचा था हमने, हम सिर्फ फोकस किए हुए थे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज को हम डिम्यूचुअलाइज करें, बाकी लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे थे। तो यहाँ मेंबर्स को एक थोड़ा सा फियर था कि उनका थोड़ा सा होल्ड कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो उनको हमने कन्विंस किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही ट्रेडिंग राइट का ओनर्स भी रहेंगे और आप ही उसकी फैक्चुअल शेयर होल्डर्स भी रहेंगे। तो इस तरह से फिर वो बात आगे बढ़ी, कंसेप्चुअली दे वर एग्रीड, और फिर उसमें जो मराहिल थे, लीगल इश्यूज थे, इस पे कंपनी बनानी, फिर कंपनी ने जब इसका नेटवर्थ डिटरमिन किया तो एक ह्यूज कैपिटल बेस बन रहा था, और वो भी विदाउट कंसिडरेशन हमने जितने असेट्स थे उसके अगेंस्ट कैपिटल क्रिएट करके वो शेयर एलोकेट किए। तो ये इश्यूज थे जिसमें लीगल इश्यूज भी थे, डीम्यूचुअलाइजेशन के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे और इनका जो लॉ था, उन सबको जहन में रखते हुए उसमें आपने अपना रोल प्ले किया। और उस वक्त एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब चाइनीज को हम नेगोशिएट कर रहे थे, तो वेरी सरप्राइज, एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपसे शेयर कर लूं कि रात के 3 बजे थे और उनकी पूरी टीम और PSX की पूरी टीम, उसमें सीनियर मेंबर्स भी थे, हमारा पूरा बोर्ड था, SEC की पूरी टीम थी अलॉन्ग विद इट्स चेयरमैन, और हम कनेक्टेड थे विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये पूरी टीम थी जो रात के 3-3:30 बजे हमारा ये कंक्लूड हुआ एग्रीमेंट, और फिर इस तरह से हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया और ये नेगोशिएशन फाइनलाइज हुई। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि चाइना से ये जो नेगोशिएशन हुई, तो इसमें ये बताएं कि क्या आपने जैसे कि बताया कि उस वक्त जो शेयर थे वो तकरीबन 18 रुपीज के थे या 28 रुपीज आपने बताया कि 28, तो उस वक्त इस वक्त आप बताइएगा कि क्या PSX पे इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं उस शेयर के? देखिए, मुझे मार्केट का एग्जैक्ट अंदाजा तो नहीं है, मतलब 15-16 रुपए के करीब है रेट्स इसके, जो मैं समझ रहा हूँ। और उसमें चाइनीज ने ये प्राइस अपनी 40% शेयर्स की पे की थी, लोकल और वो जो 90% सॉरी ये 40% की जो पेमेंट हमें रिसीव हुई थी वो ब्रोकर्स या लोकल हमारे जो मेंबर्स थे उन्होंने डाइवेस्ट किए थे उन शेयर्स को, चाइनीज को हैंड ओवर किया था, और वो जो प्रोसीड आई थी हमारे पास चाइना से वो इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो 40% के हद तक तो यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं उनको 28 रुपए के हिसाब से वो शेयर्स की प्रोसीड मिल चुकी थी। बट रिमेनिंग 60% है जिसकी इन्होंने कोई कॉस्ट पे नहीं की थी, वो उसमें से कुछ लोग डेफिनेटली मार्केट में लिस्ट होने के बाद सेल आउट कर चुके होंगे और कुछ के पास अभी भी वो शेयर्स पड़े होंगे। और एक आम कंपनी का जो बिहेवियर होता है शेयर प्राइस का, वो ही PSX पे भी एप्लीकेबल है कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो मार्केट में डेप्थ है, लिक्विडिटी कितनी है, इन सारी चीजों को बेस करते हुए इसकी प्राइस डिटरमिन होती है, और उसमें कोई मैनेजमेंट का या बोर्ड का या रेगुलेटर का कोई रोल नहीं होता। सही। अच्छा सर, आपने जैसे कि 2001 से 2020 तक जो है वो खिदमात अपनी अंजाम दी, तो ये बताइएगा कि
उस वक्त कौन कौन सी जो गवर्नमेंट्स आई तो चेंज हुई, तो कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए सबसे सुटेबल रही? गवर्नमेंट के बारे में स्ट्रेट अवे तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर गवर्नमेंट में मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हुए हैं। और ये जो मेजर इसका जो हुआ है वो 2005 के बाद से शुरू हुआ है और इट वाज कंप्लीटेड इन 2016। तो इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का डिम्यूचुअलाइजेशन का होना एक अलग चीज है, मगर स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसमें लिक्विडिटी का आना, उसमें वॉल्यूम बेहतर होना, इन्वेस्टर्स बेस का बढ़ना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हर दौर में होता रहा है। लकीली ये जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के, ये मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद, इससे पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस वक्त एक थोड़ा सा फियर था कि कंट्री शायद डिफॉल्ट कर जाए, और वो हमारा जो फियर था वो जब दूर हो गया और आईएमएफ से हमारे नेगोशिएशंस कामयाबी से हो गए, तो फिर मार्केट में थोड़ी सी जान आई, और थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी जान आई, और उसने टर्न अराउंड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अच्छे खासे इंडेक्स पे ट्रेड कर रही है। सही। अच्छा, इस वक्त सर बताइएगा, जैसे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स काम कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको थोड़ी अगर अवेयरनेस दी जाए तो क्या अवेयरनेस देंगे, और उनको क्या बताएंगे कि ये मेन जो पीएसएस का ये जो इदारा है, ये जो वजूद में आया, तो और इसके अलावा भी ये भी बताइएगा कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं पीएसएस के और क्या क्या अर्निंग्स हैं, इसके बारे में भी थोड़ी हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, जो हमारे नाज़रीन है जो देख रहे हैं, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिएगा। देखिए, इसमें स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्किंग है उसके हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करता है। लिस्टेड कंपनीज को कैपिटल रेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अलाउ करता है कि जिसके थ्रू वो आईपीओ करती है, वो बिल्डिंग करती है और अल्टीमेटली वो लिस्ट हो जाती है, और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट शुरू हो जाती है जिसमें लेन देन करते हैं लोग, और उसमें फिर लोग डिमांड सप्लाई के बेस पे प्राइस डिटरमिन होती है, और किसी भी शेयर पे वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की जहां तक बात है वर्किंग की, इसमें यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर्स की ट्रेड होती है वो अल्टीमेटली इसकी दो एसोसिएटेड कंपनीज हैं, एक सेंट्रल डिपोजिटरी है सीडीसी, एंड अदर वन इज नेशनल क्लियरिंग। नेशनल क्लियरिंग इसकी डिलीवरी एंड सेटलमेंट का फंक्शन करता है, आप लोगों को पता होगा, और अल्टीमेटली वो शेयर्स हेल्ड किए जाते हैं या उसकी कस्टडी होती है वो सीडीसी में होती है। तो ये तीन इदारे हैं, वो मिलजुल के कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं। अब इसमें स्टॉक एक्सचेंज के पार्ट पे और ये बाकी जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पार्ट पे बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं, उनके आईटी सिस्टम में, उनके रेगुलेटरी फंक्शंस में, उनके रिस्क मैनेजमेंट में। तो इस वक्त जो सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है, यहाँ तक कि आप अंदाजा लगा लें कि हमारा आईटी सिस्टम इस वक्त इतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ भी बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है और किसी किस्म का कोई इसमें हिकअप्स नहीं आती। इसी तरह से ब्रोकर्स के डिफॉल्ट उस जमाने में बहुत ज्यादा रिस्क रहता था कि ब्रोकर्स डिफॉल्ट कर जाए या उनके रिस्क मैनेजमेंट फेल हो जाए या उनके क्लाइंट्स किसी तरह से वो डिफॉल्ट करके डिसअपियर हो जाए, तो इस किस्म के चांसेस तकरीबन जीरो हो गए। इस वक्त रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल्स है वो बड़े रोबस्ट हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट है, और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देते। फिर ये लोगों को बहुत ही ऑनलाइन बेसिस पे उनकी ट्रेडिंग की कंफर्मेशन मिलती रहती है फ्रॉम देयर ब्रोकर्स, फ्रॉम नेशनल क्लियरिंग, फ्रॉम पीएसएक्स, तो ये एक अच्छी बात है। अब जो बात आपने दूसरी कही कि स्टॉक एक्सचेंज की इनकम और एक्सपेंसेस की, तो अगर उनके फाइनेंशियल लेटेस्ट तो मेरे पास नहीं है, उनकी अगली एजीएम गालिबन थोड़े दिनों में अगले महीने होने वाली होगी, तो उसमें शेयर होल्डर्स इस चीज को रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली शेयर होल्डर्स का मैटर है। और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का इसलिए है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मेजर इसके जो हेड्स है, जो मेरी नॉलेज में है, जितना कि मुझे ड्यूरिंग माय टेन्योर मैंने लर्न किया वहां पे, तो उसकी जो मेजर इनकम है वो एक तो लिस्टिंग फी है, एक कंपनीज जब लिस्ट होती हैं
तो उनसे इनिशियल लिस्टिंग फी ली जाती है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। और फिर सारी लिस्टेड कंपनीज है 500 या से थोड़ी सी ज्यादा, तो वो एनुअल बेसिस पे भी एक एनुअल लिस्टिंग फी पे करती हैं। तो एक तो हेड ऑफ इनकम ये है। दूसरा हेड ऑफ इनकम है इनकी ट्रेडिंग फी, जिसे उर्फ आम में लागा कहा जाता है। और ये जितने भी इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू देयर ब्रोकर्स, और स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को चार्ज करती है और उनसे कलेक्ट करती है। ये एक मेजर है, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा इतनी ये इनकम हमारी स्टॉक एक्सचेंज की ज्यादा होगी। ओके, तो ये एक हमें पॉजिटिव सिग्नल मिला है इन द मार्केट अराउंड। तीसरा जो है कि स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है उसकी एसोसिएटेड कंपनीज में, जिनका भी जिक्र मैंने अभी किया। वन इज सेंट्रल डिपॉजिटरी और एक नेशनल क्लियरिंग। उसमें सब्सक्रिप्शन शेयर होल्डिंग है, तो उनकी भी जो अर्निंग होती है और वहां के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अनाउंसमेंट्स होती है फॉर द डिविडेंड, तो वो डिविडेंड की अमाउंट स्टॉक एक्सचेंज को भी रिसीव होती है। तो ये मेजर है। इसके अलावा छोटे छोटे होते हैं, कोई प्रॉपर्टी है तो वो रेंट पे दे दी विद इन द स्टॉक एक्सचेंज प्रीमिसेस, या कोई डेटा वेंडिंग का कोई अरेंजमेंट हो गया किसी इदारे के साथ, और डेटा प्रोवाइड करने से वो जो इनकम होती है। तो ये छोटे छोटे वो है सवाए आमदनी के। जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में मेजर एक्सपेंस हमारा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही है, जो मैं बिलीव करता हूँ। और इसकी रीजन ये है कि स्टॉक एक्सचेंज को एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होती है टू रन इट्स ऑपरेशंस। एक तो ये ऑपरेशंस में मेनली आईटी आता है और ऑपरेशंस डिवीजन आता है, जो ब्रोकर्स के साथ और मार्केट के साथ और ये सारी चीजों को गवर्न कर रही होती है। तीसरा बड़ा डिपार्टमेंट है रेगुलेटरी अफेयर्स, क्योंकि हम बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज इज ए फ्रंट लाइन रेगुलेटर। तो फ्रंट लाइन रेगुलेटर के तौर पे हम लिस्टेड कंपनीज को भी गवर्न कर रहे होते हैं, और हम अपने ब्रोकर्स को, मेंबर्स को भी गवर्न करते हैं, और उनके इन्वेस्टर्स को भी। और इसमें मार्केट सर्वेलेंस का डिपार्टमेंट है, वो भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है कि कोई किसी किस्म की मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज ना होने पाए। तो ये मेजर एक्सपेंसेस है। अब इन एक्सपेंसेस में कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना मतलब एक्सपेंसेस की लिमिट होनी चाहिए एक इदारे को चलाने के लिए, ये मैनेजमेंट और बोर्ड का मामला है, और दे आर अकाउंटेबल फाइनली टू द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को एक अच्छा फोरम मिलता है एजीएम का, वो में ये सारे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, एंड दे नीड द सैटिस्फैक्टरी रिप्लाईज फ्रॉम द बोर्ड। सही। अच्छा सर, जैसे कि भी आपने एक्सपेंसेस का बताया, तो जैसे कि हमने देखा है कि जो स्टॉक मार्केट की मैनेजमेंट है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस जो है वो उन लोगों के ही होते हैं, और हाई सैलरीज भी जो है वो मैनेजमेंट की ही होती है। तो इसके साथ साथ कंपनीज वाले भी जो है वो एक्सपेंसेस लेते हैं। तो अगर इन एक्सपेंसेस को देखा जाए, और ये एक्सपेंसेस जो है वो अगर शेयर होल्डर्स की के डिविडेंड वगैरह जो है वो पे आउट करने में निकाल दिए जाएं, तो काफी जो है फायदा होगा शेयर होल्डर्स को। तो आपको नहीं लगता उस टाइम पे कभी कोई इसका फॉर्मूला, इस पूरे जो है ये जो पैटर्न है, इसका फॉर्मूला नहीं एसोसिएट किया गया? देखिए, जिस वक्त मैं सेक्रेटरी होता था बोर्ड में, तो हमारी पॉलिसी ये थी कि जितना अर्न किया जाए ना, वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब वो फ्रैक्शनल अमाउंट होती थी, बहुत ज्यादा मतलब चार्मिंग अमाउंट नहीं होती थी, बट इसकी एक वजह यह है कि हमारा जो पेडअप कैपिटल है दैट इज वेरी ह्यूज। तो जब जो भी अर्निंग होती थी उसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में, तो बहुत माइनर सी अमाउंट बनती है, ₹1 या से भी कम शायद। लेकिन अब जो एक्सपेंसेस है, नो डाउट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जितने एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में होंगे और जितने आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट होगा वो रिटर्न की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में आप शेयर होल्डर्स को दे रहे होंगे। तो ये तो हर कंपनी को एप्लीकेबल है। अब बात आ जाती है कि कितने हाई साइड पे एक्सपेंसेस हैं ह्यूमन रिसोर्स के या मैनेजमेंट के, तो वो तो डेफिनेटली मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि इस वक्त क्या है और क्या मार्केट रेट्स होनी चाहिए। तो मार्केट को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी लाइन ऑफ बिजनेस है कि जिसमें एक्सपर्टीज मिलना जरा मुश्किल होती है। तो हम जब भी तलाश करने जाते थे ह्यूमन रिसोर्स को, तो हमें वो एक्सपीरियंस बंदे मिलते नहीं थे। तो ये भी एक चीज है कि लोगों की यहाँ पे जरूरत है, अच्छे एक्सपर्ट लोगों की, और उनका कितना होना चाहिए, जस्टिफाइड क्या पैकेज होना चाहिए, ये तो फिर वो बोर्ड ही डिसाइड करता है।
और बोर्ड इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो शेयर होल्डर्स को दे सकता है। दे सकते हैं। तो इस पॉइंट पे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो जो सर से पूछना चाहे वो डिस्कस कर ले। अच्छा सर, मैं आपसे एक लास्ट ही सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे जो कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जब वो आती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है और हाई प्रीमियम भी वो जब आती हैं कंपनीज तो लेती हैं, और जब वो कंपनीज लिस्टेड हो जाती हैं बोर्ड में तब उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो बिल्कुल जीरो हो जाती है। काफी टाइम से जो है वो देखता आ रहा है और अभी तक ऐसे ही चल रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों को के काफी जो है वो पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि लोग जो है वो जब वो कंपनीज लिस्टेड होती हैं आती हैं तो लोग जो है वो काफी इन्वेस्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं वो शेयर। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पे कोई काम होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इस पे काम जरूर होना चाहिए, लेकिन एक चीज की मैं वजाहत कर दूं कि जब एक कंपनी लिस्ट होने आती है तो उसका एक प्रोस्पेक्टस पब्लिश होता है, और उस प्रोस्पेक्टस का मकसद यही होता है कि लोग इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड को स्टडी करें केयरफुली और इसके बाद इन्वेस्ट करें और कैलकुलेटेड रिस्क इसमें एवेल्यूएट करके फिर इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इनको कम से कम किसी चीज का नुकसान होने का खतरा हो। जहां तक बात आपने कही प्रीमियम की या हाई वैल्यू पे, तो वो बिल्डिंग का एक सिस्टम है और उस बुक बिल्डिंग में लोग बिड्स अपनी सबमिट करते हैं और वहां से डिटरमिन होती है। तो ये प्राइस डिटरमिन होती है लोगों की बिड्स एंड ऑफर के थ्रू, और उसमें कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व होते हैं या इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं जो हाई नेटवर्थ हैं, जिनकी एक आई सपोज कि 1 बिलियन से कम पे तो वो अलाउ भी नहीं करता बुक बिल्डिंग का सिस्टम। तो वहाँ पे सिर्फ हाई नेटवर्थ होते हैं, फिर वहां से जो प्राइस डिटरमिन होती है उस स्ट्राइक प्राइस पे फिर आईपीओ होता है, जिसमें कि छोटे शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये शेयर होल्डर्स का अपना जिम्मा भी है कि वो अपनी विजडम यूज करें और देखा देखी में ना करें कि चलो ये बंदा कर रहा है तो मैं भी ये शेयर बाय कर लूं, क्योंकि मार्केट में जब लिस्ट होती है तो उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप कुछ अर्से के बाद अच्छी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद आप प्रॉफिटेबल रहे। चंद इक्का दुक्का कंपनियां जरूर होंगी जिनकी वैल्यू कुछ अर्से के बाद जीरो हो गई, मगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं कि जो थोड़ा सा सफर करती हैं और फिर थोड़ा सा इसके बाद कुछ बुरा वक्त देखने के बाद हालात से मुकाबला करके वो ऊपर खड़ी भी हो जाती है। और ऐसी भी कंपनी है जिन्होंने एक ऐसे जब बिल्डिंग का सिस्टम नहीं था उस वक्त 10 रुपए का जो शेयर इशू किया था, आज वो हंड्रेड्स में है उनकी वैल्यू। तो ऐसी भी चीजें हैं, दैट इंटायरली डिपेंड इन्वेस्टर्स हैं वो केयरफुली इवेल्युएट करें और एग्जामिन करें अपने ब्रोकर्स में, इनके यहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं हर ब्रोकरेज हाउस में, उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ले लें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। ओके सर, लास्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आप कुछ जो है वो हमारे नाजरीन को, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कुछ कोई पैगाम पहुंचाना चाहें कि वो जो है वो किस तरह इन्वेस्ट करें और कितना जो है वो अपना पोर्टफोलियो को किस तरह मैनेज करें, अगर कुछ आप जो है हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। इसमें बेसिक जो रूल्स है वो तो यही है कि आप 100% अपनी सेविंग को या आइडल मनी है उसको इन्वेस्ट एक जगह पे ना करें, और मुख्तलिफ एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के इंक्लूडिंग द कैपिटल मार्केट, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लें ताकि खुदा ना खास्ता कोई किसी भी वजह से मार्केट डाउनफॉल आता है। तो मुख्तलिफ रीजन है, हमारी मार्केट है वो बहुत सेंसिटिव है और उसमें पॉलिटिकल हालातों या जियोग्राफिकल कंडीशंस अगर थोड़ी सी भी चेंज होती हैं या इंटरनेशनल जो हमारे जो डोनर्स हैं उनका थोड़ा सा बिहेवियर हमारी तरफ अच्छा या बुरा होता है, तो इन सारी चीजों का फौरन सेंसन लिया जाता है। तो स्टॉक मार्केट को बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बाकी जो चीजें हैं कि किसी किस्म का फ्रॉड से उनको खुदा न खास्ता नुकसान ना हो, तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है, जो एसीसीपी भी बार बार अलर्ट करती है, वार्न करती है कि जो अनऑथराइज्ड ब्रोकरेज हाउसेस हैं या कुछ लोग हैं जो कंपनियां खोल के बैठ गए हैं और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट, तो उसका ख्याल रखा जाए
स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे सारे ब्रोकरेज हाउसेज उनके एजेंट्स का डेटा मौजूद है, वहां से वेरीफाई कर लें और खुद भी इवेल्युएट करें। और थोड़ा सा देखा देखी नहीं कहूंगा कि इसमें ज्यादा लालच ना करें और संभल संभल के इन्वेस्ट हाँ। करें, तो कोई कोई उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म का लॉस हो। लेकिन लॉस प्रॉफिट हर बिजनेस का हिस्सा है, किसी स्थिति को वो लॉस भी करते हैं तो फिर वो कवर भी कर लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी बातें थी और जो है मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन को जो है वो ये सेशन बहुत पसंद आएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, हम सेशन को रैप अप करते हैं। बिल्कुल So nice of you. Thank you very much. Thank you so much again. थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें और हमारे नाज़रीन को। ओके नाज़रीन, हम सेशन को रैप अप करते हैं और जो है वो आगे आने वाले सेशन में जो है वो फिर आपको जो है इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज। So nice of you. Allah Hafiz.